अश्वत्थामा खड़ा हुआ और बाहर चला गया। कृपाचार्य भी उसके पीछे गए और ओम को बैठे रहने का संकेत दिया। ओम वहीं बैठा रहा और उस वृद्ध पुरुष के बारे में विचार करता रहा जिसे उसने द्वार बंद होने से पूर्व देखा था। कुटिया के बाहर कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को रोक लिया। अश्वत्थामा, यह हम सभी की कल्पना से अधिक जटिल है। तुम मेरे बिना वहां पुनः जाने का प्रयत्न कभी मत करना। यह एक आदेश है। कृपाचार्य पुनः उस कक्ष में चले गए जहां उन्होंने ओम को छोड़ा था। 2 घंटे की उड़ान में एक दूसरे के निकट चुपचाप बैठे रहने के पश्चात परमल और एलएसडी पुणे हवाई अड्डे पर उतरे। वहां एक प्राचीन गाड़ी लिए एक वृद्ध चालक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनका गंतव्य पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। जैसे वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, एलएसडी ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उस गांव के बारे में पढ़ने लगी जहां वे जा रहे थे। अस्पताल के बाहर एलएसडी के साथ परमल के व्यवहार के परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य अभी भी एक असहज चुप्पी बनी हुई थी। परमल ने एलएसडी के लैपटॉप स्क्रीन पर झांका और अपना गला साफ करके वार्तालाप छेड़ने का प्रयत्न किया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने धीरे से पूछा। क्या? एलएसडी की दृष्टि लैपटॉप पर ही टिकी रही। जब मैंने तुम्हें अपने पूर्वज सरपुती एम लोपाच और नागेंद्र के साथ उनके कर्म संबंध के बारे में बताया तो तुमने कहा कि तुम उस कथा को जानती हो, परंतु यह एक ऐसी कथा है जिसे हमारे कुटुंब के बाहर कभी भी प्रलेखित या वर्णित नहीं किया गया है। यह सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही है। फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? परमल ने पूछा। एलएसडी की इधर उधर भटकती दृष्टि को देखकर वह उसकी व्याकुलता समझ सकता था। वह उत्तर देने से पूर्व कुछ विचार कर रही थी। मैंने इसे नागेंद्र से सुना है, परंतु मुझे सदैव ऐसा लगता था कि यह केवल एक कथा है जो मुझे निद्रा से पूर्व सुनाया करते थे। नागेंद्र की बेड टाइम स्टोरी? तुम उनके साथ कितने समय से हो? एलएसडी अपने स्थान पर थोड़ा हिलने लगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह एक और व्याकुल करने वाला प्रश्न था। जहां तक मेरी स्मृति जाती है, मैं तब से उनके साथ हूं। उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के समान पाला है। पुत्री? नागेंद्र के साथ अपने संबंधों के बारे में किसी और चर्चा को स्थगित करने के प्रयत्न में एलएसडी ने इंटरनेट पर सेतपाल के बारे में पढ़ने का नाटक किया। क्या यह सत्य है? इससे पहले कि परमल आगे कुछ कह पाता, एलएसडी ने दूसरा विषय उठा लिया। इसमें लिखा है कि सेतपाल में सर्पों के वास में कोई रोक नहीं है और लगभग 2600 से अधिक ग्रामीणों की आबादी में कोई भी उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। वास्तव में हर घर में नागों का ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे वे भी परिवार के सदस्य हों। न तो नाग और न ही निवासी एक दूसरे की उपस्थिति से भयभीत होते हैं। सेतपाल के लोग अपने घरों में देव स्थानतम बनाकर अपने विषैले सह निवासियों के आतिथ्य में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। घर में एक कोना विशेष रूप से सर्पों के आने और किसी भी समय विश्राम करने के लिए अलग बनाया गया है। यदि गांव में कोई नया घर बनाता है तो सर्पों के लिए देव स्थान के रूप में आवास के एक खोखले भाग को समर्पित करना सुनिश्चित करता है। कोई नहीं जानता कि इस गांव में इस संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई। परमल ने उसके विषय परिवर्तित करने के प्रयास पर अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, तुम्हें यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना था तो वैसे ही कह देती। एलएसडी लज्जित हो गई। अंततः परमल ने आह भरी और उसका उत्तर देने का निर्णय लिया। हाँ, अभी जो तुमने पढ़ा था वह सब सत्य है। इस गांव की स्थापना मेरे पूर्वजों ने की थी। लगभग 250 परिवारों के आवास वाला पूरा क्षेत्र प्राचीन काल से हमारा है, जब जमींदारों के पास गांव होते थे। जब वे सेतपाल पहुंचे तो प्राचीन गाड़ी एक भव्य प्राचीन हवेली के समक्ष रुकी और वहां के प्रबंधक एक मिलनसार वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक एलएसडी के लिए द्वार खोला। राजसी पोशाक में हाउस कीपिंग स्टाफ का एक समूह उन दोनों का मुस्कान के साथ स्वागत करने हेतु द्वार पर खड़ा था। परमल ने वृद्ध मैनेजर को एलएसडी का परिचय दिया और कहा, सुबेंद्र से मिलो। यह इस हवेली के सबसे पुराने रक्षक और देखभाल करने वाले हैं। यह पिछली 3 पीढ़ियों से इस परिवार की सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं किसी रिसॉर्ट में छुट्टी मनाने आई हूँ। एलएसडी ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा। परमल ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, पर यह कोई रिसॉर्ट नहीं, मेरा घर है। नौकर के रूप में नागेंद्र से आदेश लेने वाला वास्तव में स्वयं राजा से कम नहीं था। ऐसा एलएसडी को अनुभव हुआ और परमल यह देखकर मुस्कुराया।
उनका स्वागत करने हेतु प्रवेश द्वार पर खड़े स्टाफ सदस्यों की ओर बढ़ते हुए वह फुसफुसाया, मुझे ज्ञात है कि तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है, फिर भी मैं एक नौकर से अधिक कुछ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी तुम देख रही हो वह सब उसी के कारण है। वरदान के बोझ तले दबा हुआ और सांप से मुक्त भी मैं ही हूँ। सभी लोग दोनों का राष्ट्रीय अभिवादन करने लगे। भव्य व अलंकृत इमारत का बाहरी भाग एक महल जैसा दिख रहा था। हरे भरे आंगन के मध्य एक भव्य फव्वारा था, जिसमें स्वच्छ जल में अनेक रंगों के पुष्प तैर रहे थे। जैसे ही एलएसडी मुख्य द्वार से भीतर गई, उसे एक राजकुमारी होने का अनुभव हुआ। हवेली की ऊंची छत के नीचे चलते हुए उसका ध्यान भारी लकड़ी के फर्नीचर पर नक्काशी और विदेशी चांदी के बर्तनों पर गया। विशाल खिड़कियों से तेज धूप भीतर आ रही थी, जिसने सबको सुनहरे रंग में रंग दिया था। ऊपरी स्तरों की ओर जाती एक भव्य सीढ़ी थी। भूतल पर कई लंबे चौड़े और हवादार दालान थे। भोजन कक्ष के मार्ग में वे एक बड़े गलियारे में चल रहे थे, जहां एलएसडी ने कई बड़े प्राचीन हस्त निर्मित चित्रों को संरक्षित और नक्काशीदार चौड़े चांदी के फ्रेम में लटका हुआ देखा। चित्रों से भरे गलियारे में वह क्षण भर के लिए रुकी, क्योंकि दीवार पर टंगे चित्रों में उसे कुछ समानता दिख रही थी। एक दूसरे के पास टंगे दो चित्रों की एलएसडी तुलना करने लगी और उन्हें तब तक लगातार देखती रही जब तक स्टाफ के सदस्यों में से एक ने चित्र में प्रदर्शित विशिष्टता की व्याख्या करना आरंभ नहीं किया। यह वही वृद्ध मैनेजर था। एक राजा, एक पालतू प्राणी और पालतू प्राणियों की देखभाल करने वाला एक सेवक, जिसका मुख आंशिक रूप से ढका हुआ है, यह इस घर का प्रतीक बन गया है मैडम। इस घर में कई प्रकार के पालतू प्राणी रह रहे हैं, लगभग सभी प्रकार के प्राणी, जैसे यह। उसने अपना हाथ सिंहासन पर बैठे राजा की कलाकृति की ओर करते हुए कहा, जिसके निकट एक पुरुष जंजीर से बंधे मगरमच्छ को लिए खड़ा था। आप जिसे देख रहे हैं वे हमारे राजा कृतवीर थे, वर्ष 1687 में। और यहाँ उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे चित्र की ओर निर्देशित किया, जिसमें एक और राजा था तथा अर्धमुख ढके हुए एक सेवक था, जिसने एक पेंगोलिन पकड़ रखा था, जिसे एक पालतू प्राणी के रूप में, एक स्केली एंट ईटर के रूप में भी जाना जाता था। राजा विश्वजीत से मिलिए। एलएसडी की उंगलियों ने धीरे धीरे उस पेंटिंग को स्पर्श किया जहां पेंगोलिन रखा गया था, जब तक कि परमल ने यह कहकर उसका ध्यान नहीं खींच लिया, भोजन लग गया है, कृपया चलो। एलएसडी ने मैनेजर को एक विनम्र मुस्कान दी और परमल के पीछे चली गई। वे भोजन कक्ष में पहुंचे, जहां दीवारों पर उसी पैटर्न में अधिक चित्र प्रदर्शित किए गए थे। एक पुरुष एक पालतू प्राणी के साथ बैठा था और एक सेवक अपने पीछे आधा मुख ढके हुए खड़ा था। उनमें और गलियारे के चित्रों में अंतर केवल इतना था कि इन्हें कलाकृत नहीं किया गया था, परंतु फोटो खिंचवाए गए थे और ये फ्रेम गलियारे में देखे गए फ्रेमों की तुलना में अत्यंत विशाल थे। उनमें से कुछ तो रंगीन चित्रों के आविष्कार से पूर्व के समय के थे। प्रवेश करते ही एलएसडी को एक दासी द्वारा खींची गई कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसकी दृष्टि अब भी चित्रों पर टिकी थी। परमल ने उसकी जिज्ञासा का शमन करते हुए कहा, जैसा कि तुम्हें ज्ञात हो गया है, ये मेरे पूर्वज हैं। गलियारे में तुमने जो चित्र देखे वे 16वीं व 17वीं शताब्दी की थे। यहाँ 18वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य के चित्र हैं, और जो तुम अपने पीछे देख रही हो वह मेरे पिता हैं। एलएसडी ने अनुभव किया कि जब से उसने प्रवेश किया था वह अपने पीछे की दीवार से चूक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल चौखट दीवार के अधिकांश भाग को ढक रही थी। चित्र में 40वें वर्ष में दिखाई देने वाला व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा था, जिसके कुर्सी के समीप एक छोटा तथा भव्य सोने का सफेद हिरण बैठा था और आंशिक रूप से ढके हुए मुख के साथ देखभाल करने वाला उनके ठीक पीछे खड़ा था। परमल ने देखा कि एलएसडी एक गुण अभिव्यक्ति के साथ चित्र को घूर रही थी। जो पालतू प्राणी तुम मेरे पिता के साथ देख सकती हो वह वर्णहीन नहीं है। इसमें ऐसे 3 जिन होते हैं जो इसे एक सफेद खाल प्रदान करते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत समय बाद पता चला। बालपन में मैं बस इसके चमकीले सफेद रंग से मंत्रमुग्ध हो गया था, इसीलिए इसका नाम बादल रख दिया। यह मेरा एकमात्र मित्र था। मैं 6 वर्ष का था तब से हम पूरे दिन एक साथ खेलते थे, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरे पिता इसके पश्चात कभी दूसरा पालतू प्राणी घर नहीं लाए और पालतू प्राणी को रखने का परंपरा को ऐसे ही खत्म कर दिया गया।
एलएसडी तब तक तस्वीर से मंत्रमुग्ध रही जब तक उससे एक सेविका ने भोजन परोसने की अनुमति नहीं मांगी। उसने मुस्कुराते हुए एक लड़की को देखा और सिर हिलाया। हम यहाँ क्यों हैं? एलएसडी ने गंभीरता से पूछा। परमल ने उसका प्रश्न सुना और मैनेजर की ओर देखा। वह जानता था कि क्या करना है। उन्होंने मौन रखते हुए अन्य सभी स्टाफ सदस्यों को भोजन कक्ष से विदा कर दिया। सब लोग मुड़े और एक कतार में द्वार से बाहर चले गए। क्या तुम्हें सरपुती और लोपाच की कथा याद है? परमल ने उसे अपने वंशजों का स्मरण दिलाते हुए पूछा। हाँ, एलएसडी ने उत्तर दिया। वह सब यहीं से आरंभ हुआ। इसी गांव में सरपुती एक नागिन थी और उसके पुत्र लोपाच के पास एक मानवीय देह थी और वे एक साथ रहते थे। इस प्रकार इस स्थान को अपनी अनूठी प्रतिष्ठा मिली। लोग सर्पों के साथ यहाँ रहने लगे और उनके लिए एक देव स्थान समर्पित करने लगे। यहाँ सह अस्तित्व में रहने वाले सर्प और मनुष्य दोनों जानते हैं कि वे एक साथ हैं। हमारी कुल देवी देवी भगवती हैं, जो युद्ध और उर्वरता की संरक्षक देवी हैं। मेरे परिवार द्वारा कुल के संरक्षक के रूप में नाग की पूजा की जाती है, क्योंकि हमें कद्र की संतान माना जाता है। अब से 3 दिन पश्चात देवी भगवती की सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना सभा है। हम मानते हैं कि यह दिन विवाह और गोद भराई के लिए सबसे शुभ दिन होता है, जब देवी स्वयं विवाह की स्वीकृति देती हैं तथा माता उसके गर्भ को आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए नागेंद्र ने हमें यहाँ भेजा है। क्या तुम यह कहने का प्रयत्न कर रहे हो कि हम 3 दिनों में विवाह करने वाले हैं? एलएसडी उत्तेजित लग रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारा विवाह कल है। यह केवल तभी होता है जब एक लड़की का विवाह इस परिवार के वंश को चलाने वाले व्यक्ति के साथ किया जाता है कि देवी भगवती उसके गर्भ को एक ऐसे संतान का आशीर्वाद देंगी जो अपने हथेली में किहेल के आकार का नेत्र गोलक रखता है। वर्ष में केवल एक बार आने वाली पूजा के इस शुभ दिन पर कन्या को या तो उसके विवाह के लिए या संतान के लिए आशीर्वाद दिया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यह विवाह परिवार का हिस्सा बनने की अनुमति प्रदान करने जैसा है, जहां आपको उन सभी रहस्यों को जानने का अधिकार है जो परिवार के बाहर कोई और कभी नहीं सीख सकता है। देवी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले वह बच्चे की हथेली में किहेल के आकार का नेत्र रखकर आपको अधिकार और शक्ति प्रदान करती है। कोई साधारण महिला इसे सहन नहीं कर सकती। बरगद का वृक्ष कभी भी गमले में नहीं लगाया जा सकता है। उसे भूमि की उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गमला कभी भी उसकी जड़ों और विकास को सहन नहीं कर सकता। तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एलएसडी ने क्रोधित होकर पूछा। क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं थी। परमल ने एलएसडी के आरोपों के विरुद्ध अपने कार्यों को संरक्षण दिया। अब तक मुझे और क्या नहीं बताया गया है? वह अब तक उससे छिपी हर बात जानना चाहती थी। परमल ने रहस्यमय तरीके से उत्तर दिया। मैंने तुम्हें अब वह सब कुछ बता दिया है जिसकी मुझे अनुमति थी, अर्थात और भी कुछ है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।